क्या हर किलिंग मर्डर होती है? क्या एक ही ब्लो से मर्डर हो सकता है? और कैसे कोर्ट डिसाइड करती है कि केस मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड? आज हम बात करने वाले हैं मर्डर अंडर भारतीय न्याय संहिता के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जुडिशरी, पीसीएसजे, एपी और लॉ स्टूडेंट्स सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बीएनएस ने मर्डर को क्लियरली डिफाइन किया है, उसके एक्सेप्शंस बताए हैं और कोर्ट्स ने लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बना दिया है। पहले हम एग्जैक्ट स्टैट्यूटरी लैंग्वेज समझते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। मर्डर डिफाइन किया गया है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 102 में। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, knows to be likely to cause death, sufficient in the ordinary course of the nature to cause death, and so imminently dangerous। अब इसको ना वन बाय वन करते हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, इसका क्या मतलब है कि हर मर्डर पहले कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। इंटेंशन टू कॉज डेथ, यहाँ डायरेक्ट इंटेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने गन उठाई और बी के चेस्ट पर फायर कर दिया, सिर्फ एक ही इंटेंशन के साथ कि मारना है। अब ये स्ट्रेट मर्डर है। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच bodily इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। अब यहाँ एक्यूज्ड को विक्टिम की कंडीशन का नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए को पता है कि बी हार्ट पेशेंट है, फिर भी ए उसके चेस्ट पर हैवी ब्लो देता है, तो यहाँ पर नॉलेज और इंटेंशन दोनों है, तो ये क्या हो गया? मर्डर। अब क्लॉज 3 समझते हैं। क्लॉज 3 में बोला गया है बॉडीली सच इन causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death or it is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है कि कोर्ट देखेगी कि इंजरी नॉर्मल सिचुएशन में डेथ कॉज कर सकती थी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नेक पर डीप नाइफ वाउंड, ब्रेन या वाइटल ऑर्गन पर इंजरी, तब इसमें मर्डर होगा। इवन अगर किल करने का इंटेंशन डिनाई कर दिया जाए फिर भी। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में इससे डेथ हो सकती है। आगे दिया गया है और विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस। अब यहाँ इसका क्या मतलब है कि एक्ट इतना डेंजरस हो कि डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन हो। फॉर एग्जाम्पल, भरी भीड़ में ना बॉम्ब फेंक दिया या मूविंग ट्रेन के सामने पत्थर फेंक देना, तो यहाँ पे एक्सट्रीम नॉलेज है कि अगर आपने ऐसा किया तो डेथ होगी ही होगी, इसलिए वो क्या माना जाएगा। 5 एक्सेप्शंस दी गई हैं जो मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बना देती है। इसमें पहली एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसका मतलब है कि जब एक्यूज्ड का सेल्फ कंट्रोल अचानक से लूज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने तुरंत अपनी आंखों से अपने सामने अपने स्पाउस को चीटिंग करते हुए देखा, तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन में असोल्ट हो गया। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हुए कि जो प्रोवोकेशन है वो सडन होना चाहिए, ग्रेव होना चाहिए और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एक्ट होना चाहिए। पर इस एक एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है जो कि है नो टाइम फॉर कूलिंग ऑफ। तो अगर कूलिंग ऑफ पीरियड मिल गया तो एक्सेप्शन फेल हो जाएगी। सेकंड एक्सेप्शन है एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसका मतलब है कि डिफेंस अलाउड है लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चोर भाग रहा था लेकिन ओनर ने पीछे से जान से उसको मार दिया, तो अब इसमें वो मर्डर माना जाएगा क्योंकि जो आपका राइट टू डिफेंस है वो एक्सीड हुआ है। इस केस में चोर आपको हार्म तो नहीं कर रहा था, वो तो अपना भाग ही रहा था ना, पर आपने उसको जान से मार दिया, तो फिर ये क्या हो गया? मर्डर के अंदर माना जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट अगर गुड फेथ में काम करे तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस फायरिंग ड्यूरिंग राइट कंट्रोल, जब सिचुएशन अनकंट्रोलेबली हो। नेक्स्ट राइट है सडन फाइट। सडन फाइट का इसमें क्या क्या होगा कि नो प्रिमिडिएशन होनी चाहिए, हीट ऑफ पैशन होना चाहिए और नो अनड्यू एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, बार फाइट या सडन गाली गलौज से वॉयलेंट हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शन है
कंसेंट। विक्टिम अगर 18+ हो और वॉलेंट्री रिस्क ले रहा हो तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम डेंजरस स्टंट कर रहे हो आप, पर उसमें आपकी कंसेंट है, तो अगर उस केस में डेथ हो जाती है तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा। अब मर्डर जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं लैंडमार्क केस लॉज के साथ, जिसमें पहला केस लॉ है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958। इस केस का फैक्ट था कि एक्यूज्ड ने स्पीयर से एब्डोमेन पर एक ब्लो मारा था, तो उसमें इशू क्रिएट हुआ, क्या सिंगल ब्लो से मर्डर हो सकता है? कोर्ट ने कहा अगर इंजरी इंटेंशनल हो और ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज करती हो तो ऑफेंस मर्डर माना जाएगा। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रयारूप्पा पुन्या 1976। इस केस में ये इशू क्रिएट हुआ कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में डिस्टिंक्शन का टेस्ट क्या है, और कोर्ट ने ना इसमें बहुत फेमस लाइन दी थी, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। तो अगर आपको देखना है कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है तो उसका मेन फैक्टर होगा डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। अगर मर्डर है तो इज इक्वल्स टू डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन, और कल्पेबल होमिसाइड इज इक्वल्स टू डेथ लाइकली। नेक्स्ट केस है रेग वर्सेस गोविंदा 1876। इस केस के फैक्ट थे कि हस्बैंड ने वाइफ को किक किया, वाइफ गिर गई जिससे उसको हेड इंजरी हुई और एट लास्ट उसकी डेथ हो गई। तब इशू क्रिएट हुआ, क्या इंटेंशन टू किल था? कोर्ट ने बोला इंटेंशन टू किल नहीं था, इंजरी वॉज नॉट सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ, तो इसलिए मर्डर नहीं माना जाएगा बल्कि ये ऑफेंस माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड का। नेक्स्ट केस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट केस है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962। इस केस के फैक्ट्स थे कि वाइफ ने हस्बैंड को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया, नानावती ने लवर को शूट कर दिया। अब इशू क्रिएट हुआ, क्या प्रोवोकेशन सडन था? तो हेल्ड हुआ, कोर्ट ने कहा कि नहीं, टाइम गैप था और गन लाने की प्लानिंग एलिमेंट थी, इसलिए एक्सेप्शन को रिजेक्ट कर दिया गया। एक्सेप्शन कौन सा था? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का, और मर्डर को कंफर्म कर दिया गया। तो ये केस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हुआ कि कूलिंग पीरियड मिल गया तो प्रोवोकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसी केस के ऊपर रुस्तम मूवी बनी थी, पर उस मूवी में ना केस को बहुत मोड़ के और बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, तो बेसिकली जो उस मूवी में दिखाया गया वैसा कुछ भी नहीं था। मेन केस अगर आपको मेन केस के बारे में जानना है तो प्लीज़ मूवी पर डिपेंड ना रहें और अच्छे से लैंडमार्क केसेस को पढ़ें। मर्डर सिर्फ किलिंग का नाम नहीं है, ये इंटेंशन, नॉलेज और प्रोबेबिलिटी का लीगल कॉम्बिनेशन है। BNS के अंडर मर्डर को समझाने के लिए सिर्फ सेक्शन नहीं बल्कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन समझना जरूरी है। अगर आप जुडिशरी लॉ स्टूडेंट हो या PCSJ एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ लॉ सिंपल लैंग्वेज में मिलता है।